कभी आपने सोचा है हर चीज में बेहतरीन होने वाला बिहार आखिरकार बाहर के राज्यों में इतना बदनाम क्यों है? आखिरकार जब बिहारी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उन्हें ताने क्यों सुनने पड़ते हैं? और आखिर बिहारी को बिहारी कहना एक गाली के तौर पे क्यों माने जाने लगा है? इसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने भी वाला हूं कि इतिहास में इतना बड़ा इतिहास बिहार का, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बिहार जैसा दूसरा कोई राज्य नहीं है। लेकिन आखिरकार वो कौन से कारण है जिसकी वजह से बिहार की बुराई होती है, बिहार की बदनामी होती है? देखिए, सबसे पहले आपको कारणों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम कुछ सुधार कर सकते हैं। और इस वजह से अगर आप एक बिहारी हैं तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार हम इसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। कौन से सबसे पहले वो 4 कारण है, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब आपको हम उन 4 कारणों के ऊपर ले चल रहे हैं। वो 4 कारण जो बिहार के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप बने हुए हैं। वो 4 कारण जिसकी वजह से बिहार की बदनामी होती है, और वो 4 कारण जिसकी वजह से बाहर की राज्यों में जब बिहारी जाते हैं तो उनको बिहारी कह के संबोधित किया जाता है, और अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि खराब परिप्रेक्ष्य में। देखिए, इसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा कारण है यहां का डर्टी पॉलिटिक्स। आपको बता दूं कि बिहार में जो पॉलिटिक्स होता है वो अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स होती है। सब, चाहे वो नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, हर कोई आके, सबसे पहले नरेंद्र मोदी से ही शुरू करते हैं, हर कोई आता है बिहार में, लेकिन बिहार से बस वोट लेके जाता है, बिहार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। जब नरेंद्र मोदी आए थे बिहार, जितनी दफा आते हैं कहते हैं कि बिहार से हमें कुछ विशेष लगाव है, बिहार के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही सोचता और सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है, बिहार का मैं बेटा हूं। लेकिन जब फैक्ट्री देने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी नदारत मिल जाते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद नरेंद्र मोदी यहां पे दिखाई तक नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिहार के लिए बस वोट मायने रखता है उनको, बाकी कुछ भी नहीं। दूसरे नंबर पे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके का बिहार बनाया और उसके बाद जिसकी बदनामी पूरे राज्यों में हुई वो किसी से छुपा नहीं है। सब लोग जंगल राज कह के संबोधित करते थे। जिस तरीके से माफियाओं का आतंक था, जिस तरीके से बिहार में गुंडागर्दी होती थी, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके बाद कई सारे एल्बम, कई सारे गाने, कई सारी बातें, कई सारे आर्टिकल ऐसे छपे जो काफी भयावह थी। बिहार की तस्वीर बाहर के राज्यों में कुछ इस तरीके है कि यहां पे तो बहुत आसान है कुछ भी कर लेना, बहुत आसान है जुल्म करके बच जाना, और बहुत आसान है यहां पे गुंडई करके अपना करियर बनाना। ये सब कुछ जो है चर्चा में आया लालू यादव के सरकार के बाद। और लालू यादव जब से सरकार में आए तब से लोगों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई बिहार में खूब गुंडागर्दी है। अब देखिए, नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार को सुधार देंगे, और इनके आने के बाद अपराधियों का मनोबल जो है वो थोड़ा डाउन तो हुआ, लेकिन अपराध समाप्त नहीं हुआ, जुल्म नहीं रुके, और विकास की अगर बात की जाए तो बिहार में विकास उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल का विकास को चाहिए था बिहार में होना। मतलब जो उम्मीद थी नीतीश कुमार से कि शायद ये विकास करेंगे, शायद फैक्ट्रियां लग जाएगी, शायद लोग जो है वो अब दूसरे जगह पे नहीं जाएंगे, शायद उनको पर्याप्त मात्रा में जॉब और नौकरी यहीं पे मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने भी बस बिहारियों के एक उम्मीद पे पानी फेर दिया। और ये डर्टी पॉलिटिक्स बताता है कि भाई आपको बस घेर के रखा गया। डर्टी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? आप गए और आपने कहा कि मुझे जॉब चाहिए, तब तक आपको किसी नेता ने कहा कि तुमको जॉब चाहिए, लेकिन तुम तो एसटी एससी हो, बताओ तुम्हारे ऊपर तो जुल्म हुआ है। तो बोला अच्छा हाँ, हमारे ऊपर तो जुल्म हुआ है ना, नहीं नहीं हमें आरक्षण चाहिए। तो बोला आरक्षण चाहिए, जॉब क्यों चाहिए तुमको? मतलब जाओ भाई, आरक्षण का झुंझुना थमा दिया गया। फिर उधर किसी ने बोला कि भाई मुझे जॉब चाहिए। बोले तुम्हें जॉब चाहिए, तुम तो हिंदू हो ना, तो तुम्हें मंदिर चाहिए था, तुम जॉब लोगे। तो अब मंदिर का लेमन चूस पकड़ के घूम रहे हैं कि ना ना मंदिर मंदिर, हिंदू हिंदू, करते रहिए मंदिर मंदिर, करते रहिए हिंदू हिंदू। उधर मुसलमान उठे कि नहीं भाई हम सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग हैं। बोला कमजोर वर्ग? अरे तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या चीज हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कर सकते हो। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। एकदम से तुम एकदम वो झंडा ढोते रहो एक पॉलिटिकल पार्टियों की, और बाकी मस्जिद और मंदिर की लड़ाई लड़ते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सभी लोगों ने मिलकर बिहार में इसी तरीके की राजनीति की। उसके बाद किसी को बताया अरे तुम तो पांडे जी हो ना, अरे तुम तो यादव जी हो।
ओहो तुम तो एसटी एससी हो, तुम तो हरिजन हो, और इस तरीके से विभाजित किया गया खंड खंड कि आप अब जॉब के बारे में, विकास के बारे में, पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी जातियां हो गई, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम एसटी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हर प्रकार की बातें होनी शुरू हो गई। और इसी वजह से बिहार में जो है डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से बिहार में जॉब सोचने तक की बात नहीं आई। हमें पता है कि अगर हमें अच्छा जॉब चाहिए तो हमें बिहार छोड़ देना है। मतलब कितना एज यूजुअल हो गया है ना कि हमें जॉब चाहिए, हमें बिहार छोड़ देना है, हमें अगर नौकरी चाहिए अच्छी तो हमें बिहार छोड़ देना है। मतलब ये अब हमारे हैबिट में शामिल हो गया है। हम बिहार से इस तरीके का उम्मीद ही नहीं करते। और जो भी आके नेता भाषण दे देते हैं, हाँ ये तो पक्का हमारा नेता है, ये यादव का नेता है, ये कुर्मी और कुशवाहा का नेता है, ये राजपूतों का नेता है। और इसी तरीके से इतनी खंड खंड जातियों में हमें बांटा गया, इस तरीके से हमें धर्म और मजहब के नाम पे बांटा गया, इस तरीके से हमें हर एक क्षेत्र के नाम पे बांटा गया कि अरे तुम तो मिथिलांचल वाले हो, अरे तुम तो सीमांचल वाले हो, अरे तुम तो कोशी वाले। इस तरीके से बांटा गया कि अब हम चाह के भी एक नहीं हो पा रहे। अभी भी कोई आके जैसे ही एक होने की सोचते हैं, कोई आके पिन मार देता, फिर हम अलग फूल के बैठ गए, अरे हम तो यादव जी, हम तो राजपूत, हम तो ब्राह्मण। इस तरीके का माहौल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में आज डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से जो बदनामी होती है वो किसी से छुपा नहीं है। जात के नाम पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं हम लोग, नरसंहार कितने सारे हो गए और उसके बाद भी हमें तसल्ली नहीं मिली। अब आइए दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है आपके पवन भैया, खेसारी भैया और आपके तमाम सिंगर लोग जिनका नाम लेके आप फूले नहीं समाते। पता नहीं आप किस तरीके से इन लोगों को अपना रोल मॉडल बना लिए, किस तरीके से आपने बना दिया कि भाई इनके जैसा तो कोई नहीं। आप गाने का बोल सुन लीजिए, यहाँ पे जो गाने बनते हैं उसका बोल सुन लीजिए। आप जाइएगा दूसरे राज्यों में ना तो वहां पे लोग बोलते हैं, चिढ़ाते हैं ये कह के कि अच्छा ये आपके यहाँ देवर और भाभी के बीच का रिश्ता कैसा होता है, क्योंकि वहां पे इज्जत नहीं मिलती क्या भाभीियों को। इस तरीके की बातों को कहा जाता है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ भाभीियों को मां का दर्जा दिया जाता है। और उस बिहार के धरा में जब भाभीियों के लिए गाने गाए जाते हैं तो हम लोग उसके ऊपर झूम जाते हैं और गाने गाने वाले को हम अपना सुपरस्टार बना लेते हैं। चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, दोनों भोजपुरी के लिए बीमारी हैं, सुपरस्टार नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए। और इस बात के बारे में कल्पना पटवारी ने भी जिक्र किया कि भाई भोजपुरी को रसातल ले गए। भरत शर्मा ने भी कहा कि भोजपुरी को रसातल ले गए। और मैं भी आज आपसे कह रहा हूं इन लोगों ने मिलके भोजपुरी को रसातल दिखा दिया। मतलब जिस तरीके के गाने आए, सिर्फ यही दोनों बदनाम नहीं है, बाकी जितने भी सिंगर आ रहे हैं आजकल आप देख लीजिए, उनके गाने कुछ ऐसे ही हो रहे हैं जिससे भोजपुरी बदनाम हो रही है। अब लोग कहेंगे कि अरे भोजपुरी भाषी होके भोजपुरी को बदनाम बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, भाषा कोई गलत नहीं होता, लेकिन कुछ चुनिंदे लोग उसे इस तरीके से पेश करते हैं कि लगता है कि यही टोन है। इसी तरीके से भोजपुरी में होता है। आप सोचिए एक देवर भाभी का गाना आता है और उसके ऊपर हमारा कल्चर डिसाइड हो जाता है बाहर के राज्यों में कि आपके यहां देवर और भाभी के रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं क्या, तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन हम ही लोग हैं इनको एकदम सुपरस्टार बता देते हैं कि इनके जैसा तो कोई नहीं। इन्होंने तो जो कर दिया है ना बिहार के लिए, क्या ही कहना, क्या गाना गा दिया। और आपस में आप लड़ते रहो, आपस में इन दोनों को लेकर टीम बढ़ जाती है कि हम पवन भैया के, हम खेसारी भैया के। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी आप पवन और खेसारी के होते हैं ना, तब तब आप बिहार के नहीं होते। जब जब आप पवन और खेसारी को लेकर लड़ाई लड़ते हैं ना, तब तब आप बिहार के हक और हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ते। आप बस अपने एटीट्यूड और अपने चीजों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बिहार के लिए आपकी कोई लड़ाई होती ही नहीं है। और यह बात आप जान लीजिए। लकीर कौन बड़ा खींचा है या कौन लीपा पोती कर दिया है, यह मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बाकी आप लड़ते रहिए, पवन खेसारी करते रहिए। दुनिया भर के सिंगर आए हैं, कुछ का तो नाम भी नहीं पता, ऐसे ऐसे जहरीला और पता नहीं कौन कौन से सिंगर आ गए हैं, कुछ का नाम भी नहीं जानता। लेकिन उनके गाने के बोल और गाने ऐसे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी ताजुब करेंगे। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा कारण जिसकी वजह से बिहार की बदनामी होती है बाहर के राज्यों में, और यह है पलायन। आखिरकार आप देख लीजिए, जिस भी राज्य में जाते हैं बिहारी, उनको गाली सुनना पड़ता है। वजह क्या है पता है आपको? क्योंकि उनके पास बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है, बिहार में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इस वजह से उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और दूसरे राज्य में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि उनको टारगेट किया जाता है। अभी आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा कि किस तरीके से एक लड़का एसएससी का एग्जाम देने गया था और पश्चिम बंगाल में उसे
वहां के कुछ लोग हैं, वहां का एक संगठन है जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, सॉरी बुलवाया था, वीडियो डाला था। हिम्मत देख लीजिए। बिहार को से ही क्यों? क्योंकि बिहार के लोग जाते हैं, नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, मजबूर है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो तो जाति में बट गए यहाँ पे। उसके बाद पवन खेसारी भैया के गाने पे खूब लहर मारे, अब यहाँ जाना पड़ रहा है देश दूसरे जगह पे, दूसरे राज्यों में कमाई करने के लिए। और जब वहां पे जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि भाई तुम्हारे राज्य में नौकरी नहीं है क्या, चलो नौकरी छोड़ो यहाँ पे। वजह यह है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी खा गए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेहनती बिहार के लोग हैं वो भारत के किसी राज्य में उतने मेहनती लोग नहीं हैं, लेकिन वजह यह है कि उन्हें दूसरे राज्य में जाके मेहनत करना पड़ता है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन होता कि हम कम से कम जितने लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं उससे 50% लोगों को तो हम अपने यहाँ रोजगार दे देते, 50 नहीं 25% को दे देते, तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है। आज की डेट में 50% बिहार के लोग जो है रोजगार के लिए बाहर के राज्यों पे डिपेंड है। आप सोच लीजिए, बाहर उनको जाना ही पड़ता है, और जो लोग नहीं जाते उनका बहुत बुरा स्थिति है बिहार में, बहुत बहुत ही ज्यादा बुरा है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अवसर नहीं है। इस वजह से परेशान है, वो पलायन करने को मजबूर हैं। और जब दूसरे राज्यों में एक साथ इतने सारे लोग जाते हैं, पंजाब, कोलकाता, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो उनकी फजीहत होती है कि तुम्हारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हें तो हमारे पास आना ही पड़ेगा। और ये चौथा कारण है कि इनको बदनाम किया जाता है, इनको बोला जाता है कि तुम्हारे राज्य में नौकरी नहीं है, इनको कहा जाता है कि सारा नौकरी खा गए। अरे क्या करे भाई, खाने के लिए हो सकता है कि वो जाना पड़े। आपको पता है जो आम लोग, एक और है कि बाकी के राज्य के लोग क्यों परेशान है। आम लोग, वहां के लोग जो काम 20,000 में कर रहे हैं, ये 15,000 में जाके कर देंगे। अब उनकी रोजगार छिन जाती है, 15,000 में वो कर नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा मेहनत ये कर देते हैं। इस बात का भी दुख है कि भाई देखो तुम तो रेट भी गिरवा दिया हमारा। क्या करे भाई, खाने का, पेट के ऊपर रोटी का दबाव इतना भारी था कि ये काम का दबाव हम समझ ही नहीं पाए। हमें तो बस रोटी चाहिए थी, लेकिन हमारे डर्टी पॉलिटिक्स ने और यहाँ के माहौल ने हम लोग का वो ऐसा माहौल बना दिया है कि पलायन के बाद लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं। अब आइए चौथे रीजन के ऊपर आते हैं। चौथा रीजन इसलिए है कि हमारे यहाँ की खराब जो व्यवस्था है उसको लेके हर तरीके से हम लोग डोमिनेट, दबाए जाते हैं। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन उस वक्त थे, तो उन्होंने कहा कि बिहारी लोग 500 रुपए में आते हैं और दिल्ली से इलाज करके चले जाते हैं। अब सोच लीजिए, मतलब आप दिल्ली में जा रहे हैं इलाज करने, आपके पास एक समुचित व्यवस्था नहीं है, यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति खराब है। खराब इन्हीं लोगों ने किया है, खराब कोई दूसरा नहीं करने गया है। इन लोगों ने स्थिति खराब कर रखी है हॉस्पिटल की, और बाद में बात कहेंगे कि हमने बिहार में तो बहार ला दिए। कोई बहार वहार नहीं आया भैया। अगर एक अच्छा इलाज चाहिए तो आपको यहाँ छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई मेदांता तो नहीं जा सकता ना नीतीश जी, बात है कि नहीं। हर कोई मेदांता नहीं जा सकता, तो हर किसी को जाना पड़ता है एम्स, दूसरे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। दिल्ली की सरकारी अस्पताल की व्यवस्था वाकई बहुत बेहतर है। आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सरकारी व्यवस्था है। मतलब यहाँ के जो अस्पताल हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा उनकी चर्चाएं होती है, उससे बढ़िया वहां का जो गली अस्पताल है ना, वहां की व्यवस्था और साफ सफाई आपको देखने को मिल जाएगी। आपको ताज्जुब होगा कि ये कैसे होता है, तो लोग जाते हैं कराने। अस्पताल की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन पढ़ाई कहां से करते हैं? कोटा से। पढ़ाई कहां से करते हैं? दिल्ली से। पढ़ाई कहां से करते हैं? चंडीगढ़ से। क्योंकि जो शिक्षा की समुचित व्यवस्था कही जाती है ना, वो बिहार में इनको मिलता नहीं है। बाकी शिक्षा के ऊपर बात किया जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत सुदृढ़ कर दी गई है हमारे यहाँ की, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब खाने के साथ खिचड़ी भी मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाने में दे रहे हैं। वजह बात यह है कि आप अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बड़ा एक मतलब मुश्किल से देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। आए दिन ऐसे न्यूज आते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सड़क की व्यवस्था, सड़क के हाल अब तो फिलहाल बहुत सुधरे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी नाजुक है। बाढ़ की वजह से परेशान है बिहार, बाढ़ की वजह से हमेशा पलायन होते रहता है, इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था आज तक नहीं की गई। इसके बाद देख लीजिए, खराब व्यवस्थाएं सिर्फ यही नहीं है, आप यहाँ पे रेलवे की व्यवस्था देख लीजिए, वो भी बाकी राज्यों से आपको थोड़ा बुरा देखने को मिल जाएगा। आप जाके देख लीजिए बाकी यहाँ के
जो भी बस हैं, सरकारी बसेस हैं, उनकी स्थितियां देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी व्यवस्थाएं देख लीजिए, फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है बिहार में। तो ये तमाम खराब व्यवस्थाएं जो है ना, फजीहत करवाती है। कहाँ? दूसरे राज्यों में। और यही देखिए, इसमें ना मुख्य कारण कहीं ना कहीं कोड में अगर जाके देखिएगा तो उसमें जिम्मेदार हम भी हैं, और दूसरे नंबर पर अगर किसी को जिम्मेदार मानिएगा तो वो गवर्नमेंट है। मतलब इन तमाम समस्याओं के लिए, इन तमाम मुश्किलों के लिए और बिहार के बदनामी के कारण के लिए आप समझ जाइए कि अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो हम बिहारी, क्योंकि हमें जात की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमें हमारा नेता नहीं, हमारा एक जाति का कोई चाहिए। उसके बाद मतलब उसकी उसकी यूएसपी होनी चाहिए कि वो हमारे जात का आता है कि नहीं, तभी जाके हम वोट देंगे। मतलब आप, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसने खूब समाज सेवा की, यार 1 घंटा फर्क, हाँ अरे हाँ ये तो पंडित जी है, चलो वोट जाके दे आते हैं, ये बात हो जाती है। तो फिर विकास भी उसी तरीके से होता है, और यही बात समझनी पड़ेगी। ये वो 4 कारण हैं जिसे अगर आपको बिहार को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है उससे अगर दूर करना है, तो सबसे पहले आप मंथन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, विचार कीजिए, और उसके बाद परिवर्तन लाइए। बिल्कुल हम ही लोग परिवर्तन लाएंगे। अगर हमारी वजह से ये स्थितियां आई है तो बिहार को बदलने का जिम्मा भी हमारा ही है। इतिहास बिहार का देखा जाए तो बिहार के इतिहास जैसा पूरे देश में किसी राज्य का इतिहास नहीं था। आप देखिए इतिहास कितना शानदार रहा है। हमने क्या कुछ नहीं दिया इस पूरे राज्य को, इस भारत को। हमने कभी नहीं बांटा। हमने नहीं बांटा कि भाई ये उस राज्य के हैं, ये इस राज्य के हैं। बिल्कुल हम सब में अव्वल हैं, सबसे बेहतर हैं। हम मेहनत करना जानते हैं, हम यूपीएससी में टॉप करना जानते हैं, हम सब कुछ करना जानते हैं, हम हालात के साथ लड़ना जानते हैं। हमें पता है कि मजदूरी करके आईएएस कैसे बना जाता है, हमें पता है कि अपने लाइफ को किस तरीके से आसान बनाया जाता है। हम हर एक चीज में काम करते हैं, हमें हमें ड्रेसिंग सेंस भी आते हैं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन वजह है कि अगर 4 कारणों को हम छोड़ दें तो वाकई आज के आज बिहार टॉप पे चला जाएगा, जहां बाकी राज्य नहीं दिखाई देंगे। बाकी अगर आप बिहारी हैं तो आप इस दर्द को, इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। बाकी इस पूरे जो ये कारणों को बताया उसको लेके आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।